Hi everyone, today we will discuss about limitations of Bohr's atomic theory. So first limitation Bohr atomic theory की थी, it could not account for finer details जब led to closely spaced lines for hydrogen spectrums. Guys हमने देखा था हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में लाइंस मिलती थी, डिस्क्रीट लाइंस मिलती थी, जैसे हमने देखा था लाइमन सीरीज मिल रही है, लाइमन सीरीज ऑफ लाइन, बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन, पास्कल ब्रैकेट फंड। तो ये क्या मिल रहा था अपने को, लाइंस मिल रही थी, अलग अलग से डिस्क्रीट लाइंस मिल रही थी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में। तो सीरीज ऑफ लाइंस को ही हमने नेम दिया था लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज या पास्कल ब्रैकेट फंड। अब यहाँ पर क्या था, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से अपने को ये भी चीज पता लगी कि ये सिर्फ एक लाइन है ना, ये एक लाइन डबलेट में टूट रही है, एक लाइन दो में टूट रही है, यहाँ डबलेट में मिल रहा है, और जो दो लाइंस है वो आपस में बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, इनके बीच मतलब स्पेस बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, काफी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से अपने को पता लगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में भी लाइंस का डबलेट भी मिल रहा है और काफी सारी क्लोज्ड स्पेस लाइंस भी हैं। इस बारे में बोहर एटम ने कुछ भी नहीं बताया था, बोहर ने सिर्फ यही बताया था कि लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइंस मिल रही है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट लाइंस मिल रही है, यही बताया था। लेकिन ये लाइंस टूट क्यों रही है, डबलेट क्यों मिल रहा है यहाँ पर, या फिर क्लोजली स्पेस्ड लाइंस क्यों मिल रही है, ये नहीं बताया। Guys, next limitation थी, it could not explain line spectra of atoms containing more than one electron. जैसे हाइड्रोजन एटम के केस में लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा मिल रही है, तो बोहर ने बता दिया था। और हाइड्रोजन के अलावा जो और भी एटम्स है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको कि आप मल्टी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम भी कह सकते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ऐसे एटम जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका लाइन स्पेक्ट्रम बोहर एटम ने नहीं बताया था, सिर्फ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम उसका ही बताया था। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम के लिए कोई भी डिटेल नहीं दी थी। नेक्स्ट लिमिटेशन बोहर की थी कि व्हेन द एटम emitting radiations is placed in strong magnetic field each line is further split into number of lines. सपोज हाइड्रोजन एटम है, ये अपने को पता है कौन से लाइंस देता है स्पेक्ट्रम में, लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दे रहा है। लेकिन जैसे ही इसको हमने क्या किया, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, इसको हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, हमने इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो क्या हुआ, ये लाइंस जो मिली थी ना अपने को, ये स्प्लिट होने लग गई, ये स्प्लिट होने लग गई, दो में टूटने लग गई, या तीन में टूटने लग गई, डबलेट मिलने लग गया, या ट्रिपलेट मिलने लग गया, या फिर काफी सारी लाइंस में टूटने लग गई। तो इसी को ही हमने बोला है जीमन इफेक्ट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो लाइंस मिल रही थी वो फर्दर नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट होने लग गई, इसी को ही हमने बोला है गाइस जीमन इफेक्ट। सिमिलरली एक और इफेक्ट होता है अपने पास जिसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, एक और इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में अगर ये स्प्लिट अप होता है मोर नंबर ऑफ लाइंस में, तो ये होता है जीमर इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस हाइड्रोजन एटम को रख दे, तो यहाँ पर ये जो लाइंस होंगी ये भी नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। तो कहने का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये लाइंस फर्दर स्प्लिट हो रही है नंबर ऑफ लाइंस में, तो ये जीमन इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये लाइन ऐसे ही नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो रही हैं, तो इसी को ही हमने बोला है क्या, स्टॉर्क इफेक्ट। तो नेक्स्ट लिमिटेशन बोहर मॉडल के, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर मतलब मैटर के दो नेचर है, एक है मैटर का पार्टिकल नेचर, एक मैटर का पार्टिकल नेचर है, एक मैटर का है वेव नेचर। पार्टिकल मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में, इस तरीके से जैसे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम अपन ने देखा है अलग अलग लाइंस की फॉर्म में मिला है अपने को, तो ये डिस्क्रीट है, अलग अलग पार्टिकल की फॉर्म में मिलना, ये अपने पास है डिस्क्रीट एटम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ऐसे ही इसी को ही हमने बोला है पार्टिकल नेचर है, ये मैटर का कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, जब अपने को डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है, अलग अलग लाइंस की फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन अगर अपने को मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी अलग अलग निकल रही है, डिसकंटिन्यूस निकल रही है, तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल गया अलग अलग, मतलब पार्टिकल नेचर यहाँ से एक्सप्लेन हुआ मैटर। ऐसे ही वेव नेचर मतलब अगर एनर्जी कैसे निकल रही है, कंटिन्यूसली निकल रही है, अगर एनर्जी कंटिन्यूसली निकल रही है, अलग अलग से पार्टिकल नेचर नहीं है, तो इसको हमने बोला है कौन सा, वेव नेचर। तो बोहर मॉडल ने क्या किया था, हाइड्रोजन एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब पार्टिकल नेचर को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोहर मॉडल। तो मतलब डुअल नेचर जो है, पार्टिकल भी एक्सप्लेन होना चाहिए, वेव नेचर भी एक्सप्लेन हो, तो बोहर ने इसको तो एक्सप्लेन कर दिया लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। और वेव नेचर जो अपना आगे पढ़ेंगे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैटर के वेव नेचर को ही डिस्कस किया गया है।